A very good morning, students. I am Azizur Rahman Ansari. Today I am presenting here your revision class lectures on the topic on the introduction to the mechanics of the solid, and the topic of the today's lecture is the normal stresses. Okay. So before starting of the stresses, let us see what is the strength of material. और एक बार रिवाइज हो जाए आपका डेफिनेशन. आई थिंक डेफिनेशन आपको पता होगा. डेफिनेशन की बात करें तो व्हेन सम एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट ऑन द बॉडी देन द बॉडी टेंड्स टू अंडरगो सम डिफॉर्मेशंस. किसी भी अगर बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स आपका अप्लाई होता है तो बॉडी क्या होती है, डिफॉर्म होने की कोशिश करती है. या फिर हम जो भी फोर्स अप्लाई करते हैं देन बॉडी क्या होती है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आपका होता है या फिर वो डिफॉर्म होने की कोशिश करता है. यानी वो डिपेंड करता है आपका कि हम लोड कितना अप्लाई कर रहे हैं, मटेरियल कैसा है. ओके. बट ड्यू टू द कोहेजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स द बॉडी रजिस्ट दिस डिफॉर्मेशन. सिंपल लैंग्वेज से बात करें अगर आपका, तो जो भी आपके कोई भी बॉडी होती है तो उसका एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स होता है एंड उन मॉलिक्यूल्स के बीच में आपकी इंटरनल बॉन्डिंग भी होती है जिससे आपका कोई भी मटेरियल जो होता है वो आपका एग्जिस्ट करता है. ठीक. सपोज़ किसी हम एक टिम्बर की बात कर लें तो उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं एंड जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपके इंटरनल बॉडी से कनेक्टेड होते हैं यानी बॉन्डेड होते हैं. तो जो इंटरनल बॉन्डेड होता है दैट इज ड्यू टू द कोहेजन ऑफ द मटेरियल्स. यानी किसी मटेरियल की कोहेजन ज़्यादा बेटर होती है, बॉन्डिंग ज़्यादा बेटर होती है, कुछ की कम होती है तो उसमें कम होती है. एक तो इस पर डिपेंड करता है. दूसरा, मॉलिक्यूल्स आपके अगर हाई डेंस हैं तो मटेरियल थोड़ा ज़्यादा सॉलिड होगा, लेस डेंस है आपका तो कम सॉलिड होगा. तो वही है आपका कि जो भी कोहेजन होता है आपका मॉलिक्यूल्स के बीच में वो क्या करता है कि जो डिफॉर्मेशन होती है उसको रजिस्ट करता है. यानी आपने फोर्स अप्लाई किया तो जो डिफॉर्मेशन होता है आपका बॉडी में एक्चुअल में ड्यू टू द अप्लाइड लोड, उस चीज़ को रजिस्ट करता है आपका. ठीक. एंड एक्चुअल में यही रजिस्टेंस जो होती है आपकी बाय विद द मटेरियल, जिससे कि मटेरियल जो होता है आपका वो उस डिफॉर्मेशन को अपोज करता है यानी कि डिफॉर्म होने नहीं देता. दैट इज एक्चुअल में स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल. ओके. यानी कि आपने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, चाहे हम लगा रहे हैं या नेचुरली या जैसे भी आपका फोर्स अगर कोई एक्ट कर रहा है बॉडी पे, तो बॉडी क्या होती है, डिफॉर्म होने की कोशिश करती है. लेकिन उसके अंदर जो भी आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स के जो भी कोहेजन की वजह से या कोहेजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, वो क्या होते हैं, डिफॉर्मेशन को अगेंस्ट या फिर रजिस्ट करती है. ठीक है. एंड यही रेजिस्टेंस जो होता है एक्चुअल में जो कि अपोज करता है डिफॉर्मेशन से, दैट इज आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. अब सपोज हम किसी आयरन की बात करें तो आयरन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हाईली डेंस होते हैं एंड उनके बीच की जो इंटरनल बॉन्डिंग होती है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है. तो ऐसे मटेरियल जो होती है आपकी वो ईजिली डिफॉर्म नहीं होती. ओके. तो ये कह सकते हैं कि उसकी जो डिफॉर्मेशन या रेजिस्टेंस पावर है आपकी वो हाई है. ओके. यानी कि या फिर ओवरऑल ये कहते हैं कि उस मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है वे हाई है. ठीक. क्ले की बात कर लें अगर आपका, ठीक है, क्ले आपका कितना भी डेंस होगा सपोज मान लीजिए, लेकिन उसकी जो इंटरनल बॉन्डिंग होती है आपकी, ठीक है, वो आपकी वीक होती है. ठीक. कुछ क्ले तो ऐसे होते हैं जो कोहेजनलेस होते हैं यानी जिनमें इंटरनल बॉन्डिंग बहुत ही कम होती है, लाइक अगर हम सैंड की बात कर लें. ठीक है. कुछ होती है जिनमें बॉन्डिंग होती है आपकी प्लास्टिक क्ले या फिर क्ले की बात करें आप. ठीक. अब ऐसी चीज़ों पे अगर आप फोर्स लगाएंगे आपका तो वो आपकी डिफॉर्म हो जाती है ईजिली. रीज़न ये है कि उसके मॉलिक्यूल्स में जो बॉन्डिंग होती है आपकी वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि आप जो भी फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उसको वो रजिस्ट कर जाए आपका. यानी डिपेंड करेगा कि कितना फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, बट जो रेजिस्टेंस पावर होती है वो बहुत कम होती है. सो ये मटेरियल आपका वीक होता है, या ये हम बोले कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो है क्ले की वो आपकी वीक. ओके. सो नेक्स्ट वन है हमारा स्ट्रेसेस. ठीक है. स्ट्रेसेस होता क्या है आपका, एक्चुअल में सिंपल में अगर हम कहें कि कोई भी अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर बॉडी पे, ठीक है, तो जितना भी जब भी फोर्स हम अप्लाई करते हैं तो आपका उसके अगेंस्ट यानी कि डिफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर रोकने के लिए या डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट एक आपका रेजिस्टेंस पावर या फिर रेजिस्टेंस फोर्स जो होती है आपकी वो एक्ट करती है. ओके.
लेकिन अब इसमें क्या है आपका कि फोर्स जो हम लगाएंगे वो किसी पर्टिकुलर एरिया पे लगाएंगे आपका, ठीक है। सपोज़ कि मान लीजिए कोई आपका एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन है किसी टिम्बर का ही, ठीक है। तो जितने क्रॉस सेक्शन पे हम फोर्स लगा रहे हैं, तो जो आपका डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट जो आपका रेजिस्टेंस पावर होगी आपकी, वो उसी एरिया के अंदर होगा आपका, उसी एरिया, ठीक है। तो सिंपल डेफिनेशन यही है आपका कि अगर जो भी आपका फोर्स रेजिस्टेंस है वो पर यूनिट एरिया कितना है, दैट इज आपका स्ट्रेसेस। ओके, सिंपल यहाँ पर डेफिनेशन देखिए, द फोर्स रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया ऑफर बाई अ बॉडी अगेंस्ट डिफॉर्मेशन इन नोन एज द स्ट्रेसेस। सिंपल कि किसी भी पर्टिकुलर बॉडी चाहे जितनी बड़ी हो आपकी, ठीक है, जितना जो आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है, जितने एरिया पे वो लोड की इंटेंसिटी जा रही है, उसके अंदर जो भी रेजिस्टेंस होगा उतने एरिया पे, तो देन द रेशियो ऑफ द फोर्स टू द एरिया, दैट इज आपका स्ट्रेसेस। ओके, द बॉडी इज अप्लाइड ऑन द बॉडी व्हाइल द स्ट्रेस इन इंड्यूस इन द मटेरियल, ठीक। अ लोडेड, देखिए अब, अ लोडेड मेंबर रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मेंबर अगेंस्ट डिफॉर्मेशन एंड अप्लाइड लोड आर इक्वल। अब ये चीज़ ये है कि आपका वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है एंड आप लोड कैसे उस पर अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। जनरली जो भी ये स्ट्रक्चर्स होते हैं, देखिए आपके एक्चुअल में ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ने का रीज़न यही है आपका कि हम जो भी लोड अप्लाई कर रहे हैं, तो जितना लोड अप्लाई कर रहे हैं बिल्कुल उसके अगेंस्ट जो हमारा रेजिस्टेंस हो या फिर स्ट्रेसेस हो वो इक्वल हो, जिससे कि हमारा जो बॉडी हो वो स्टेबल हो या स्ट्रक्चर हमारा स्टेबल हो। सपोज हम एक कॉलम की बात कर रहे हैं, कॉलम डिजाइन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो कॉलम में जो भी मटेरियल होगा आपका, और सपोज कि आरसीसी मटेरियल हो आपका, सीमेंट एंड कंक्रीट मटेरियल है, प्लस आपका स्टील बार है, ठीक है। तो उसकी स्ट्रेंथ इतनी होनी चाहिए कि जो भी आपने लोड कैलकुलेट किया है कितना लोड अप्लाई होगा, तो वो एंड जो आपका रेजिस्टेंस यानी कि दैट इज जो आपका स्ट्रेस है जो इंड्यूस हो रहा है आपका, वो दोनों इक्वल हो, जिससे कि हमारा स्ट्रक्चर जो होगा आपका वो स्टेबल रहे। ओके, उसी के अकॉर्डिंग डिजाइन। तो सिंपल स्ट्रेस, या अगर वन वर्ड में डेफिनेशन की बात करें कि बहुत ज़्यादा अगर इसको एलोबरेट ना करने की कोशिश, सिंपल, तो दैट इज आपका लोड टू द पर यूनिट एरिया, ठीक है, लोड अप्लाइड टू पर यूनिट एरिया और द फोर्स रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया। सिंपल इतना डेफिनेशन देख लीजिए आपका जो इतना लिखा हुआ है आपका एक लाइन का, द फोर्स ऑफ द रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया, दैट इज आपका स्ट्रेसेस। ओके, मैथमेटिकली की बात करें आपका, तो पहले तो ये देख लीजिए, ये आपका सिग्मा से डिनोट किया था। जनरली जो स्ट्रेस होती है आपकी वो सिग्मा से डिनोट की जाती है आपकी, ठीक है। तो आपने जितना लोड अप्लाई किया, पी कितने एरिया में अप्लाई हुआ है, एरिया, तो सो सिग्मा यानी कि स्ट्रेसेस मैथमेटिकली इज इक्वल टू अप्लाइड लोड और द रेजिस्टेंस फोर्स। एक्चुअल में देखिए आपने जितना लोड अप्लाई किया है उसका जो रेजिस्टेंस, चूँकि बॉडी अगर डिफॉर्म नहीं हो रही तो रेजिस्टेंस भी उतनी इक्वल होती है, ठीक है। तो इसलिए हम जनरली एक्चुअल में डिफिनेशन जो है वो फोर्स ऑफ द रेजिस्टेंस टू द पर यूनिट एरिया, ठीक है। लेकिन फोर्स जितना हम लोड अप्लाई कर रहे हैं वो भी रेजिस्टेंस के इक्वल है, सो पी अपॉन ए सिंपल हो जाता है, ठीक है। वे सिग्मा स्ट्रेसेस आल्सो कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ द स्ट्रेसेस, कितना है पी एक्सटर्नल फोर्स और द लोड एंड ए क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, यूनिट की बात करें आपका, तो अब देखिए फोर्स अपॉन एरिया है आपका, ठीक है। तो यूनिट कैसे होगा आपका, फोर्स जो है आपका वो किस में आप मेजर कर रहे हो, एमकेएस में कर रहे हो, एसआई में कर रहे हो, या फिर आपका केजीएफ में, मतलब जिस फॉर्म में करेंगे वो इनटू एरिया जिसमें करेंगे, दैट इज आपका स्ट्रेस, ठीक है। सिंपल अगर एमकेएस की बात करते हैं वही है आपका, इसमें है यूनिट्स ऑफ द स्ट्रेस डिपेंड ऑन द यूनिट ऑफ द फोर्स एंड द यूनिट ऑफ द एरिया, ठीक है। एमकेएस की बात करें अगर आपका, ठीक, तो फोर्स अगर केजीएफ में आपने किया है, केजीएफ एंड मीटर स्क्वायर में, ठीक है, तो जो यूनिट होगी आपकी, सपोज मानिए फोर्स को आपने केजीएफ में लिया एंड एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर में है, तो सिंपल इसका जो हो जाएगा वो केजीएफ पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, एंड अगर एरिया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो आपका केजीएफ पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एसआई यूनिट की बात करें तो जनरली जो फोर्स होता है आपका वो न्यूटन में हम रिप्रेजेंट करते हैं आपका, उसको न्यूटन में होता है आपका, एंड एरिया होता है मीटर स्क्वायर में। तो ऐसे केस में सिंपल आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। जनरली सबसे ज़्यादा अगर आपको यूनिट मिलेगा आपका तो वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देन अगर एरिया आपका सेंटीमीटर में है तो आप उस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, तो 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा तो 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये कन्फ्यूज मत देखिए कि सेंटीमीटर स्क्वायर है तो हमने सीधे 10 स्क्वायर कर दिया आपको, ठीक है। यानी 100
1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 मतलब पावर 2 एंड देन स्क्वायर होगा तो पावर 4 हो जाएगा आपका, ठीक है। देन अब देखिए ये क्या है आपका 1 बाई सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर पे करें अगर तो पावर 4 सेंटीमीटर है यहाँ पे, तो 10 यानी 10 का स्क्वायर 10 पावर हो जाएगा, ठीक है। या फिर उसको अगर हम यहाँ इस डायरेक्ट रिप्रेजेंट की बात करें तो आपका 10 टू पावर -4 यानी ये चीज़ आपका ऊपर आ जाएगा, अगर आपका -4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और द की बात करें तो -6 हो जाएगा, ओके। एंड एक पॉइंट और है जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, 1 पास्कल, ये यानी कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल, ओके। यहाँ पे जो डेनेशन आपका नोटेशन है अदर, एक किलो है आपका 10 पावर 3 रिप्रेजेंट बाय स्मॉल के। मेगा की बात करें 10 पावर -6 रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम। गीगा की बात करें तो गीगा जो होता है आपका वो 10 पावर 9 होता है, दैट इज़ कैपिटल जी से डिनोट करते हैं हम आपका। एंड टेरा की बात करें आपका तो वो 10 पावर 12 होता है एंड रिप्रेजेंटेड बाय टी, ओके। सो हाँ, दूसरा एक चीज़ और आपको ध्यान रखना मेन, कि 1 मेगा पास्कल जो होता है आपका, ये भी बहुत जनरली पूछा जाता है आपका। 1 मेगा पास्कल स्टैंड फॉर द 1 मेगा पास्कल विच इज इक्वल टू द 10 टू पावर 6 पास्कल और 10 पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा आपका, यानी कि 1 MPa इज इक्वल टू 10 पावर 6 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, ओके, और 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, सिंपल, ओके। अब देन इसी को अगर हम उल्टा यानी 10 पावर 3 10 पावर -3 जो होता है वो मिली होता है, ठीक है। एंड -6 माइक्रोन, -9 नैनो एंड -12 पीका, ओके। आई थिंक यूनिट आपने सर्वे में पढ़ा होगा और क्लियर है आपका, ठीक है। मेनली तो सिर्फ बस आपको 2 चीज़ ध्यान रखना है कि स्ट्रेसेस को जनरली हम ज़्यादातर जो होता है आपका वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ही, मतलब जो जनरल है आपका वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से डिनोट या पर mm स्क्वायर, ये 2 होगा आपका ज़्यादातर जो आपके पोस्ट में, ठीक है। अब नेक्स्ट वन है आपका स्ट्रेन, ठीक है। एक हमने हमारा स्ट्रेस के बाद टाइप्स ऑफ द स्ट्रेसेस है, ठीक है, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा स्ट्रेन देख लेते हैं, क्योंकि स्ट्रेन की भी बात हुई है आपके टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस में, ठीक है। तो स्ट्रेन होता क्या है, तो जब कोई भी जैसे बॉडी की बात करें कि अगर एक्सटर्नल फोर्स कोई अप्लाई हो रहा है तो वो आपका डिफॉर्म होता है, या डिफॉर्म होने की कोशिश करता है आपका। तो सपोज़ कि मान लीजिए अगर बॉडी बहुत हाई स्ट्रेंथ की है, आपने लोड अप्लाई कम किया है आपका, ठीक है, तो उस केस में डिफॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक। लेकिन अगर आपका सपोज़ कि मान लीजिए कोई भी आपका एक क्ले की बात कर लें छोटा सा, ठीक है, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, मे बी अगर उसको हम खींचेंगे तो वो टेंशन में आ जाएगा, या फिर हम दोनों साइड से कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेशन में हो जाएगा, ठीक है। तो ड्यू टू द अप्लाइड लोड जो भी डिफॉर्मेशन या फिर उसके डायमेंशन में जो चेंजेज होता है, ठीक है, तो चेंज इन डायमेंशन जो होती है आपकी, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, दैट इज आपका स्ट्रेन, यानी रेशियो ऑफ द चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, ओके। अगर लेंथ वाइज है तो, ठीक है, सपोज़ कि मान लीजिए ये कोई बॉडी है इतना, ठीक है, जिसकी लेंथ L है, ठीक। अब आपने इसको क्या किया है, दोनों साइड से पुल किया आपने, ठीक है। तो जब हम पुल करेंगे, सपोज़ कि पुल करेंगे तो कुछ अमाउंट भी अगर इसमें आपका लेंथ इंक्रीज होता है ड्यू टू द पुलिंग, ठीक है, आपने फोर्स भी अप्लाई किया है, ठीक है, आपका फोर्स इतना है कि बॉडी जो हो रही है वो एक्सट्रैक्ट हो जा रही है, थोड़ी सी इंक्रीज कर जा रही है। तो सपोज़ कि मान लीजिए वो इंक्रीज़ करके इतनी हो गई, ठीक है, और ये इंक्रीज जो हुआ है वो स्मॉल, बहुत स्मॉल हुआ कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द, सपोज ये DL से, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ यानी कि DL अपॉन L, दैट इज आपका स्ट्रेन, ओके, यानी रेशियो ऑफ द चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, सिंपल, क्लियर, ठीक है। अब डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं, इसमें लिखा क्या है आपका, व्हेन आवर बॉडी इज सब्जेक्टेड टू द सम एक्सटर्नल फोर्सेस, तो देयर इज सम चेंज ऑफ द डायमेंशन ऑफ द बॉडी, तो द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ डायमेंशन ऑफ द बॉडी टू द ओरिजिनल डायमेंशन इज नोन एज द स्ट्रेंथ। सेम वही है आपका, अगर आपने स्ट्रेंथ सपोज लेंथ वाइज खींचा है तो लेंथ इंक्रीज होगी,
ठीक है, अगर आपने उसको कंप्रेस किया तो ठीक है। अब इसके टाइप्स की बात कर लें आपका, तो टेंसाइल हो सकता है, ये टेंसाइल स्ट्रेन, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एंड शेयर स्ट्रेन। ठीक है, टेंसाइल कब होगा? जब कोई भी बॉडी आपका दो एंड से आप उसको क्या कर रहे हो, पुल कर रहे हो, क्योंकि पुल करेंगे जब ही वो खींचेगी, टेंशन में होगा, आपका बढ़ेगा। ठीक है, एंड कंप्रेशन की बात करें, सपोज यही बॉडी आपने उसको क्या किया, कंप्रेस किया दोनों साइड से। ठीक है, ये हम इस समय अब पुल नहीं कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, दोनों साइड से कंप्रेस कर रहे हैं, तो कंप्रेशन होगा आपका, यानी लेंथ डिक्रीज होगी। लेकिन हमें डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी उससे नहीं, मतलब जो चेंज इन लेंथ होगा, जो भी चेंज होगा आपका, सपोज़ कि पहले बी था, अब ये चेंज हो गया, सपोज़ कि माइनस बी माइनस डेल्टा बी हो गया, यानी कि जो डेल्टा बी है आपका वो इतना कंप्रेस हो गया, तो एक्चुअल में डेल्टा बी अपान ओरिजिनल बी, दैट इज आपका कंप्रेसिव स्ट्रेन। ओके, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करें, यानी कि अगर बॉडी पे हम ऐसे कोई भी आपका थ्री डायमेंशन बॉडी है, ठीक है, बॉडी जनरली होती है आपकी थ्री डायमेंशन ही होती है आपकी। ठीक है, तो सपोज मानिए कि वो क्यूबिकल फॉर्म में है आपका। ठीक है, तो आपने मतलब उस पर ऐसा फोर्स अप्लाई किया है कि उसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, सपोज, या फिर हम एक उसकी बात कर लें, किसी एक ग्लास की बात कर लें, बट लेकिन अगर सपोज मान लीजिए हमारा ग्लास आपका ऐसे मटेरियल का बना हुआ है जिसको हम थोड़ा सा खींच के या फिर पुल करके उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो उसकी पहले वॉल्यूम होगी वो कुछ और होगी, आपने उसको खींच के और बढ़ा दिया। ठीक है, तो लेंथ आपकी थोड़ी हाइट इंक्रीज हुई, हाइट इंक्रीज होगी तो वॉल्यूम में कुछ चेंजेज आएगा आपका। ठीक है, तो जो भी आपका चेंजेज आएगा, या बॉडी डिफॉर्म हो रही है तो वॉल्यूम में अगर सपोज कोई चेंजेज हो रहा है, यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन एक्चुअल में होता है कि जो भी वॉल्यूम में चेंज हो रहा है वो पार्ट टू द ओरिजिनल। ठीक, शेयर स्ट्रेन, शेयर यानी कि आपका कोई बॉडी है अगर, ठीक है, सपोज मान लीजिए 2D की बात करें आपका। ठीक है, शेयर मतलब कि पूरे उसके हम एक साइड पे या फिर एक एज पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं आपका, तो बॉडी क्या होगी आपकी, वो कुछ ऐसे हो सकती है आपकी डिफॉर्म, इस तरह से हो सकती है आपकी। ठीक है, ये अप्लाई किया आपने, सपोज़ कि ये इधर कर रहे हैं तो क्या करेगा, जो रजिस्ट होगा आपका, ठीक है, वो इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, सपोज मान लीजिए फोर्स ज़्यादा है आपका तो वो कुछ बॉडी इस तरह से डिफॉर्म कर जाएगी आपकी। ठीक है, तो दैट इज आपका ये शेयर फॉर्म में होती है। तो स्ट्रेन में भी टेंसाइल स्ट्रेन, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेन। ओके, अब देखिए, इफ़ देर इज अ सम इंक्रीज इन द लेंथ, सेम वही है, देखिए इंक्रीज इन द लेंथ ड्यू टू द सम एक्सटर्नल फोर्स, देन द रेशियो जो होगा, रेशियो टू द इंक्रीज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, दैट इज द टेंसाइल स्ट्रेन। बट इफ द बॉडी डिक्रीज इन द लेंथ ऑफ बॉडी, अगर मान ली डिक्रीज हो रही है तो रेशियो ऑफ डिक्रीज ऑफ द लेंथ, ठीक है, कंप्रेसिव होगा। अब द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम बॉडी टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, एंड स्ट्रेन प्रोड्यूस बाय द शेयर स्ट्रेस, दैट इज द शेयर स्ट्रेन। सेम ये चीज़ मैं आपको अभी यहीं पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके, नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ द स्ट्रेसेस। ठीक है, तो एक्चुअल में देखिए मेन टॉपिक जो आपका अभी कवर नहीं हो पाया है जो है आपका, वो नॉर्मल स्ट्रेसेस है एज वेल एज द शेयर स्ट्रेस है। बट नॉर्मल स्ट्रेसेस जो है आपका, ठीक है, वो डिवाइड किया गया आपका टेंसाइल एंड कंप्रेसिव में, एंड देन है आपका शेयर स्ट्रेस है। तो अभी हमने जो हेडिंग डाली थी आपकी स्टार्टिंग पे कि हम नॉर्मल स्ट्रेसेस पढ़ेंगे, तो आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेसेस पे डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का पार्ट था इसलिए हमने पहले ये इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, देन केवल नॉर्मल स्ट्रेसेस पढ़ेंगे, शेयर स्ट्रेस नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस की बात करें तो स्ट्रेस में भी नॉर्मल स्ट्रेसेस और शेयर स्ट्रेसेस। ठीक, नॉर्मल स्ट्रेसेस क्या होती है आपकी, कि जो भी आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा या जो भी एरिया होगा उसके परपेंडिकुलर जो फोर्स अप्लाई होगा, दैट इज आपका, या फिर जो स्ट्रेसेस आपको उस डायरेक्शन में एक्ट करेगा परपेंडिकुलर टू द एरिया, दैट इज आपका नॉर्मल। यानी कि सपोज जैसे ये बॉडी है, ठीक है, ये कोई एरिया है, अब इसके यानी परपेंडिकुलर, यानी कि इसको हम पुल कर रहे हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, या फिर हम इस डायरेक्शन से भी अगर ऐसे मान लीजिए पुल करते हैं तो ये क्या होगा, ये बॉडी ऐसे इंक्रीज होगी, इस तरह से होगी, यानी कि ये जो एरिया एक्चुअल में ये इसके नॉर्मल जा रही है आपकी। ठीक है, तो इसलिए ये होता है जो आपका वो नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस की डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या लिखे हैं, द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन अ बॉडी व्हेन सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड अपोजिट पोल्स। ठीक है, एज अ रिजल्ट विच द एरिया, सॉरी ये टेंसाइल का है, यहाँ से नॉर्मल स्ट्रेसेस को जो डिवाइड किया गया आपका टेंसाइल एंड, हाँ अच्छा अभी बताया आपको कि स्ट्रेसेस जो है आपका नॉर्मल स्ट्रेसेस वो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं,
टेंसाइल एंड कंप्रेसिव में, ठीक है। सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये चीज़ यहाँ फिर से लिखी हुई है, वहाँ स्टार्टिंग में बताया आपको कि जो भी स्ट्रेसेस होता है आपका नॉर्मल स्ट्रेसेस, वहाँ पे सिंपल दिया था कि स्ट्रेस को हमने किया, ठीक है। लेकिन आगे थोड़ा सा ये है कि नॉर्मल को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, देन शेयर को। तो फर्स्ट वन है आपका टेंसाइल स्ट्रेसेस एंड है कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। टेंसाइल की बात करें कि अगर कोई भी बॉडी है आपकी, ठीक है, उस पर दो फोर्स लग रहा है इक्वल एंड अपोजिट, सपोज यानी पी यहाँ पे लग रहा है, पी यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो अगर दोनों इक्वल फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो कुछ चांसेस होंगे आपका कि एरिया जो उसका जो लेंथ होगा वो इंक्रीज़ करेगा आपका, ठीक है। देन इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी आपकी, यानी कि रेशियो ऑफ द इंक्रीज इन द लेंथ टू द ओरिजिनल, यानी कि जितना भी इंक्रीज हो, सपोज डेल एल हो रहा है और एल लेंथ है ओरिजिनल, तो दैट इज आपका पी हो जाएगा, ठीक। दोनों नहीं, टेंसाइल एंड टेंसाइल स्ट्रेस एक्ट नॉर्मल टू द एरिया एंड इट पुट्स, यहाँ पे फिगर है, आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए आपका यहाँ की बात करें, ठीक है, ये कोई बॉडी है आपकी, यहाँ पे कोई लेंथ डिसाइड नहीं किया, सपोज मान लेते हैं हम कि ये एल है, एक्चुअल में ये डिनोट किया गया यहाँ पे ये एल, ठीक है, एल है आपका, ठीक। टू फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं आपके इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, यानी दोनों पी है आपका, ये आपका लेफ्ट साइड में आपका और ये राइट डायरेक्शन में, ठीक है। कोई एक क्रॉस सेक्शन ले लिया एक्स एक्स, यानी कि यहाँ से एक रेफरेंस मान ले रहे हैं हम कि अगर एक्स एक्स से जो हमारा लेफ्ट साइड है वो कैसे पुल हो रहा है, और ये आपका राइट साइड है, ठीक है। तो अब देखिए वह बात करें अगर हम इस सेक्शन की, ठीक है, लेफ्ट एक्स के लेफ्ट पोर्शन को, तो लेफ्ट की बात करें अगर, तो फोर्स जो हो रहा है वो लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो इसको जो अपोज करेगा, यानी इसके अंदर जो भी मटेरियल का जो भी मॉलिक्यूल्स होगा, जो बॉन्डिंग होगी, वो रजिस्ट किस डायरेक्शन में करेगी, राइट डायरेक्शन में। भाई राइट में करेगी जब ही तो रजिस्ट करेगी, अगर वो भी लेफ्ट में जाएगी तो क्या होगा, बॉडी तो मूव कर जाएगी, भाई रजिस्ट तभी करेगा जब उसको, ठीक है। तो ये आर जो है एक्चुअल में ये दैट इज आपका रजिस्टेंस फोर्स, यानी कि जो पी को, एंड जनरली आपका इसमें हम बात ये करते हैं कि जो आर होता है आपका वो पी के इक्वल होता है जब ही बॉडी हमारी क्या होगी, स्टेबल होगी। अदरवाइज क्या होगा, अगर इसमें से कोई भी कम पड़ा, सपोज कि आपका फोर्स कम है तो बॉडी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, एंड अगर आपका फोर्स ज़्यादा है तो बॉडी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर गई लेंथ वाइज, ठीक। एंड बी की बात करें आपका इस फिगर की, अब देखिए इस डायरेक्शन की बात करें अगर एक्स के राइट साइड का, तो ये इस साइड पुल कर रहा है राइट डायरेक्शन में, तो यानी जो रेजिस्टेंस फोर्स है वो किधर वो करेगा आपका, लेफ्ट पे, ठीक है। अब इसके होल बॉडी की बात करें, हम क्रॉस सेक्शन की बात नहीं करें, होल बॉडी की बात करें, तो ये पी इधर खींच रहा है, ये पी इधर, इस पी की वजह से ये आर रेजिस्टेंस है और इधर की वजह से, यानी कि जो रेजिस्टेंस हो रही है आपकी आर, दोनों इक्वल, ठीक। तो मीन्स क्या होगा आपका, जो एक्चुअल में टेंसाइल स्ट्रेस क्या होगी, रजिस्टिंग फोर्स यानी कैपिटल आर टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, जो भी इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। एंड सिंस की पी यानी जो आर है आपका वो पी के इक्वल है, ये जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम वो मान रहे हैं कि रेजिस्टेंस के इक्वल है, तो सीधा सा जो हो जाएगा वो पी अपान ए हो जाएगा। अब पी यहाँ पे टेंसाइल इसलिए बोल रहा है क्योंकि फोर्स जो है आपका हम क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि पुलिंग कर रहे हैं आपको, ठीक है, यानी तो टेंशन में होगा, पुल मतलब टेंशन में, ओके, पी अपान ए, ठीक। अब स्ट्रेन की बात कर लें अगर यहीं पे, तो एक्चुअल में स्ट्रेन क्या होता है आपका, स्ट्रेन को ई से डिनोट करते हैं, ये भी देख लीजिए, कहीं कहीं पे एप्सिलॉन भी होता है इसे, और कहीं पे स्मॉल ई होता है, तो ये अलग अलग नोटेशन किसी बुक में हो सकता है एप्सिलॉन से डिनोट किया गया हो, कहीं से स्मॉल ई से डिनोट किया गया हो, ठीक है। तो आप इसमें मत कन्फ्यूज होइएगा आपका, ठीक है। तो ई की बात कर लें सिंपल आपका इंक्रीज इन द लेंथ। अब देखिए यहाँ पे डायमेंशन नहीं लिख रहा है, क्यों, क्योंकि हमने पुल किया है, तो जब पुल करेंगे तो वो इंक्रीज ही होगा, अगर पुश करते तो डिक्रीज़ होता, पुल कर रहे हैं तो इंक्रीज़ हो रहा है, इट मीन्स कि डेल एल यहाँ सिंपल है आपका इंक्रीज इन लेंथ अपान ओरिजिनल लेंथ, डेल एल अपान एल। यहाँ पे नोटेशन सारा लिखा हुआ है आपका, ये स्किप कर दिया था हमने, पहले वहाँ पे बता दें आपको। पी जो है आपका फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी, एल जो है वो ओरिजिनल लेंथ ऑफ द बॉडी है, डी एल जो है वो इंक्रीज इन द लेंथ ड्यू टू द पुल एंड डिक्रीज इन द लेंथ ड्यू टू द पुश, ओके, दोनों नोटेशन है। सिग्मा जो है आपका स्ट्रेस इंड्यूस इन द बॉडी, एंड स्मॉल ई जो है आपका वो स्ट्रेन है, टेंसाइल स्ट्रेन। यहाँ पे क्लियर हुआ आपको?
टेंसाइल स्ट्रेस क्या होती है एंड टेंसाइल स्ट्रेन क्या होती है। तो सिंपल टेंसाइल स्ट्रेस मतलब कि किसी बॉडी को अगर हम दोनों डायरेक्शन से पुल कर रहे हैं तो जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी दैट इज आपका स्ट्रेस, एंड जो भी आपकी लेंथ इंक्रीज कर रही तो रेशियो ऑफ द इंक्रीज इन द लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ दैट इज आपका स्ट्रेन। ओके, नेक्स्ट वन है हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस जस्ट इसका अपोजिट है आपका व्हेन स्ट्रेस इज इंड्यूस इन द बॉडी व्हेन सब्जेक्टेड टू द टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स पुशेस। एक्चुअली मतलब फोर्स जो अप्लाई करेंगे वो पुश होगा, एज अ रिजल्ट द लेंथ डिक्रीज एंड इज नोन एज द कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, यानी रेशियो ऑफ द अप्लाइड लोड टू द एरिया दैट इज आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, एक फिगर से देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए फर्स्ट है आपका हम एक्स क्रॉस सेक्शन माना गया है कि इसके रेफरेंस में देख लेते हैं। इसके राइट साइड में ये पुट करा, यहाँ पे आपका ये सिंबल गलत है आपका। एक्चुअल में अगर ये आप यहाँ से पीछे से पुश कर रहे हैं, यहाँ से इधर खींचेंगे तो बॉडी क्या होगी, वो तो मूव करते चली जाएगी, आप जिस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, उसमें क्या होगा आपका ये इस डायरेक्शन से होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा, ये इस डायरेक्शन से होगा एक्चुअल में ऐसे। ओके, तो सपोज एक्स से अगर हम लेफ़्ट की बात करें तो आपने यहाँ पे पुल किया, पुश किया। ठीक है, तो रजिस्ट क्या होगी आपकी, रजिस्टेंस होगी वो क्या करेगी आपकी। सपोज़ कि आपने पुश किया है तो राइट डायरेक्शन में, तो रजिस्टेंस क्या होगी लेफ्ट डायरेक्शन में, जब ही तो बॉडी क्या करेगी आपकी रजिस्ट करेगी। अदरवाइज क्या होगा, अगर वो भी इसी डायरेक्शन में होता तो क्या होता, फिर बॉडी मूव करने लगती है आपकी, है ना। तो आपका आर, ठीक है, अगर हम इसके राइट साइड की बात करें तो ये इधर से पुश कर रहा है, तो जो रेजिस्टेंस फोर्स होगी वो भी इसके अपोजिट में लगे एक्ट करेगा। ये वही होता है ना कि अपोजिट अपोज करेगा, जब ही तो बॉडी क्या होगी रजिस्ट करेगी, मतलब उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन जब भी बनेगी। ठीक है, डायरेक्शन दोनों अपोजिट होना चाहिए आपको। ठीक, अब होल बॉडी की बात करें तो ये इधर से पुश कर रहा है, इधर से पुश कर रहा है, एंड इसकी वजह से ये रेजिस्टेंस हो रही है और इसकी वजह से आपका ये रेजिस्टेंस हो रही है। ठीक, सो द कंप्रेसिव स्ट्रेस की बात करें, सिग्मा इज इक्वल टू रजिस्टिंग फोर्स यानी कैपिटल आर टू द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ए। ठीक, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन की बात होगी, देखिए जहाँ पे फोर्स एक्ट कर रहा है सिर्फ वही एरिया कंसीडर करेंगे, बॉडी हमारी चाहे जितनी बड़ी हो। ठीक है, अब देखिए इसमें होता है ना कि कुछ रिजिड बॉडी होती है, कुछ आपकी फ्लेक्सिबल बॉडी होती है। कभी कभी होता है जब रिजिड बॉडी होती है तो हम ये मानते हैं कि एरिया जहाँ भी हम अप्लाई कर रहे हैं, तो सपोज़ कि लोड हम सिर्फ पॉइंट लोड दे रहे हैं। ठीक है, मान ले रहे हैं, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, एक स्लैब की बात करें, मान लीजिए छत होता है जो आपका, इसमें हम ये मानते हैं कि हमारा जो एरिया होगा स्लैब, पूरे स्लैब का, एक्चुअल में जो लोड अप्लाई करेंगे हम पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, पूरा लेते हैं। ठीक है, यानी कि आपने पॉइंट लोड यहाँ पे लगाया, लेकिन हम ये क्या मानते हैं कि इसका जो भी इंटेंसिटी यानी इस लोड की इंटेंसिटी का जो भी एक्ट होगा वो पूरे एरिया पे होगा। ठीक है, तो क्या होगा आपका जितना भी लोड अप्लाई किया टू द होल एरिया। ठीक है, कुछ बॉडी ऐसी होती है जहाँ पे हम लोड अप्लाई करते हैं एक्चुअली उसके कुछ सराउंडिंग में ही उसका एक्ट करता है, बाकी पे नहीं एक्ट करता। ठीक है, जो फ्लेक्सिबल बॉडी होती है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक, मतलब बाकी जगह पे होता है, बहुत कम होता है, धीरे 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 वो डिक्रीज हो जाता है बिल्कुल। ठीक, तो मतलब आपका कहने का ये है कि स्ट्रेस डिफाइन जो हम करेंगे लोड अपन एरिया, तो एरिया वही कंसीडर करेंगे जितने में उस लोड का इफेक्ट होगा। सो रजिस्टिंग फोर्स आर टू द एरिया। ठीक है, यानी पुश पी अपान ए, तो पी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, अब स्ट्रेन की बात करें आपका, तो सिंस पुश कर रहे हैं आपका, तो जो लेंथ होगी वो डिक्रीज़ करेगी, तो डिक्रीज इन द लेंथ डी एल अपान ओरिजिनल लेंथ है, दैट इज आपका कंप्रेसिव स्ट्रेन। ठीक है, यहाँ पे ई से ही डिनोट किया गया है आपको जनरली। ओके, तो ये क्लियर हुआ है आपका स्ट्रेसेस क्या होती है आपका। देन नॉर्मल स्ट्रेसेस में दो है आपका शेयर एंड स्ट्रेसेस में दो है आपका नॉर्मल एंड शेयर, एंड नॉर्मल में दो होते हैं आपके पुश एंड पुल। पुशिंग देखिए पुश करते हैं आपका, ठीक है, तो भी आपका क्या होगा क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है या जो एरिया होता है उसके नॉर्मल फोर्स एक्ट करता है, एंड अगर हम पुल करेंगे तो भी आपका उसके नॉर्मल, इसलिए नॉर्मल में ये दोनों आते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। आज के लेक्चर के लिए बस इतना है। ठीक है, इसमें अगर आप कोई भी डाउट है तो यू मे आस्क थ्रू द मेल, व्हाट्सएप और डायरेक्ट कॉल करके आप कर सकते हैं। आप नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा वो हमारा शेयर स्ट्रेस। ठीक है।
वो शियर स्ट्रेस पढ़ेंगे। ये तो पढ़ लेंगे, देन हम इस पर कुछ असाइनमेंट आपको स्टार्ट कराएंगे, ठीक है, जब न्यूमेरिकल पोर्शन आ जाएगा आपका, वो नेक्स्ट लेक्चर में जो होगा आपका, ठीक है, वो हमारा शियर स्ट्रेस होगा। सो बी प्रिपेयर फॉर इट। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।